नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा एस अकेडमी में। इस वाले वीडियो में हम ताम्रपाषाण काल के विषय में जानेंगे और इसलिए हम फोकस करेंगे जो कृषक संस्कृति विकसित हुई है, उसका अध्ययन हम करेंगे। आप देखेंगे ताम्रपाषाण काल से पहले जो आपका नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में कहीं न कहीं आपको कृषि व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसमें जो विकास की अवस्था है, वो आपको ताम्रपाषाण काल में दिखेगी और इसी के बाद जब आप ताम्र काल में जाएँगे, तब आपको वहाँ कृषक एक उन्नत रूप में दिखेगी। इस वाले वीडियो में हम एक तो नवपाषाण काल से जो ताम्रपाषाण काल के बीच जो एक कनेक्शन है, उस कनेक्शन को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम एक डिटेल से देख पाएँगे कि जो नवपाषाण काल की व्यवस्था है, वो कैसे कनेक्ट हो रही है हड़प्पा सभ्यता के साथ में है, उससे पहले है या उसके बाद में है। इससे हमको हड़प्पा सभ्यता को समझने में बहुत आसानी होगी। तो आप ये कह सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप हड़प्पा सभ्यता के लिए एक बेस तैयार कर रहे हैं और आप समझ पाएँगे किस तरह से हड़प्पा व्यवस्था विकसित हुई और जो मॉडर्न थिंकिंग है हड़प्पा व्यवस्था, उसको भी आप समझ पाएँगे। तो यहाँ जो याद रखिए सबसे पहली चीज़ वो ये है कि इसको कैल्कोलिथिक युग बोलते हैं। जैसे आपने अभी क्वेश्चन्स वाली मेरी वीडियो देखी होंगी, तो देखा क्या है कि इस तरह के प्रश्न भी आ रहे हैं। किसी काल को किस नाम से पुकारते हैं? अगर हम भारत में ताम्रपाषाण की बस्तियाँ देखें, तो राजस्थान के क्षेत्र में और राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में मिलेंगी। कौन-सी? आहार और गिलिंद। फिर हम देखिए जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, वहाँ पे हमको मालवा, कैथा और केरल संस्कृति देखने को मिलेगी। फिर अगर हम पश्चिमी महाराष्ट्र में देखें, तो यहाँ हमको अहमदनगर जिले में पूर्वी संस्कृति, नेवासा और हैदराबाद के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिर हम देखें पुणे जिले में आपको चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक ये सारे स्थान देखने को मिलेंगे। तो जो ताम्रपाषाण की बस्तियां हैं, तो क्षेत्र वाइज अगर हम देखें, तो राजस्थान में आहारगेलु, मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी भाग है उसमें मालवा, कैथा और एडर जैसी संस्कृतियां, पश्चिमी महाराष्ट्र में तोरवे, नेवासा और दैमाबाद और पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक तो आपको संस्कृति देखने को मिलेगी, मतलब जैसे आप इसे कहें कि ये आहार संस्कृति का भाग है। तो आहार क्या है? कल्चर का पार्ट है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे कुछ एक तरह की सांस्कृतिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी और फिर इस आहार के ही कई सारे क्षेत्र बन जाएगा। एक तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन हो जाएगा, किसी एक क्षेत्र पे ये व्यवस्था डेवलप होगी। मान लेते हैं एक क्षेत्र पे ये व्यवस्था डेवलप हो गई, अब यही व्यवस्था धीरे-धीरे अलग क्षेत्रों पे जाएगी। तो आप क्या कहेंगे कि देखिए ये भी आहार संस्कृति का क्षेत्र है, ये भी आहार संस्कृति का क्षेत्र है, ये भी आहार संस्कृति का क्षेत्र है। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे जब हम क्षेत्र वाइज़ देखेंगे, उनमें हमको डिफरेंस मिलेगा कि ये इस क्षेत्र की बात की जा रही है, ये इस क्षेत्र की बात की जा रही है। फिर आप जब यहाँ देख रहे हैं आप, तो मालवा, कैथा, एरठ ये एक संस्कृति का क्षेत्र है। आहार देखेंगे एक संस्कृति का क्षेत्र है। इलुंद आपको कहीं न कहीं क्षेत्र का नाम मिलेगा। पूर्वे क्या है? संस्कृति का नाम है। लेकिन दैमाबाद क्या है? एक क्षेत्र का नाम है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा कि हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं या किसी संस्कृति की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात की देखिए ये आपका हो गया कौन-सा? आहार संस्कृति का क्षेत्र, बहुत फेमस है। रणस्वर संस्कृति का क्षेत्र हमने जब बात की थी राजस्थान वाले क्षेत्र, वो भी फैलेगा। तो उस क्षेत्र की जो संस्कृति है वो आपको अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। तो उसके बेसिस पे हम ये अंदाज़ा लगा पाएँगे कि इस क्षेत्र का इस संस्कृति के साथ क्या कनेक्शन है। जैसे आप देखिए ये आपका गिलुंद का क्षेत्र हो, ये आपका बालाथल का क्षेत्र हो गया, ये आपका आहार का क्षेत्र हो गया। तो इस तरह से मैप में आप देखेंगे कि इसी व्यवस्था का, इस संस्कृति का वो क्षेत्र क्या है, जिससे आप आसानी से समझ पाएँगे और आप उसको करंट डेट में कनेक्ट करके देखें। अगर हम जोरवे संस्कृति के विषय में देखें, तो इसमें आपको मालवा संस्कृति, जो दक्षिण के नवपाषाण काल है, इनका कहीं न कहीं मिक्सअप देखने को, मतलब जोरवे संस्कृति में मालवा संस्कृति के भी कुछ अंश मिलेंगे और जो नवपाषाण काल का काल है, उसका भी प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये संस्कृति विकसित कहाँ हो रही है? विदर्भ के कुछ भागों में और कोंकण तट के प्रदेशों को छोड़कर लगभग-लगभग पूरे महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगी। तो जोरवे संस्कृति का केंद्र क्या है? महाराष्ट्र इसका केंद्र है। लेकिन जो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो कोंकण तट का क्षेत्र, यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। और इसका जो काल है, वो कब है? ईसापुर 1400 से 700 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति का काल क्या मिल रहा है आपको? 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, विदर्भ और कोंकण तट को छोड़कर। दूसरी बात हम ये समझेंगे, जो आपकी जोरवे संस्कृति है, या तो ये संस्कृति ग्रामीण है, या फिर जो ग्रामीण व्यवस्था है, वो इसके केंद्र में है। मतलब में तैमाबाद और इनाम गाँव जैसी व्यवस्था आप देखिए, यहाँ
पे आपको नगरीकरण का कुछ ना कुछ प्रमाण मिलेगा। लेकिन ओवरऑल जो जोरवे संस्कृति है, वो आपको ग्रामीण व्यवस्था की मिलेगी। तो आपसे जब सवाल बने, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जोरवे संस्कृति में जो नगरीकरण के क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिनमें नगरीकरण का प्रभाव मिलता है, वो कौन से क्षेत्र? आपका दैमाबाद और इनाम गाँव, ये 2 क्षेत्र बहुत फेमस हो जाएँगे। इसमें आप देखेंगे कि दैमाबाद सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि ये सबसे बड़ा स्थल है और ये कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा? कांसे का प्रयोग मिलेगा और जब हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे, तो हमको ये मिलेगा कि जो हड़प्पा में कांसे का प्रयोग हो रहा है, कहीं न कहीं वो इस क्षेत्र से ही विस्तारित हुआ है। तो हड़प्पा में जो कांसे का प्रयोग, दैमाबाद के क्षेत्र से आपको डेवलप हुआ मिल रहा है। दैमाबाद की संस्कृति का पार्ट है, जोरवे संस्कृति का पार्ट है। उसके बाद एक स्थल आप देखेंगे नौदा टोली। नौदा टोली क्या है? ये आपके नर्मदा के तट पे है। तो यहाँ से भी कनेक्शन बनेगा किसका? हड़प्पा सभ्यता का। पूर्वी संस्कृति का जो तैमाबाद का क्षेत्र आप वहाँ देख रहे हैं, कनेक्शन बन रहा है हड़प्पा का। कांसा क्योंकि हड़प्पा देखेंगे आप मुख्य भूमिका में हो और कांसा इन लोगों ने कहाँ से सीखा है बनाना, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव क्या मिलेगा? तैमाबाद से। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के पहले से ही आपको तैमाबाद में कांसे का प्रयोग दिखेगा। तो उसी पैटर्न में देखिएगा जिस पैटर्न में हड़प्पा सभ्यता में मिलेगा। इसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने जो कांसे का प्रयोग है वो कहीं न कहीं तैमाबाद से अब हम कुछ ताम्रपाषाण स्थल अगर देखें तो आपको इलाहाबाद का विंध्य क्षेत्र मिलता है, हमको पूर्वी भारत के क्षेत्र मिलते हैं। पूर्वी भारत में अगर हम देखें तो गंगा तट का चिराद क्षेत्र ये हमको मिलता है। बर्धमान जिले में पांडु राजा डिभी मिलता है। बंगाल में वीरभूमि जिले में हमको महिष दल मिलता है। तो पूर्वी भारत के क्षेत्र ये वो क्षेत्र है इनका कनेक्शन भी आपको हड़प्पा से मिलेगा जैसे आप चिनाब का कनेक्शन देखेंगे ये हड़प्पा से काफी हद तक मिलेगा। अगर हम बिहार के क्षेत्र में देखें तो आपको सोनूवार, सोनपुर और ताराडी ये वो क्षेत्र है जो हड़प्पा सभ्यता से भी कनेक्टेड मिलेंगे और बिहार में है और लेकिन मुख्यतः ये क्या है ताम्रपाषाण स्थल है। ताराडी का आपका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में खूब देखने को मिलेगा। हड़प्पा जो सभ्यता है उसका विस्तार आपको ताराडी के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन मूलतः ये सब व्यवस्था किसकी थी या मूलतः ये सभ्यता किसकी थी ताम्रपाषाण काल की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर देखेंगे तो आपका जो खैराडी और नरहर है यहाँ पे आपको ताम्रपाषाण स्थल मिलेंगे। राजस्थान में आप देखेंगे आहार और इलिंद इन क्षेत्रों पे महाराष्ट्र में धुर्वे और चंदौली यहाँ पे आपको क्या है ताम्रपाषाण के स्थल मिलेंगे और जो आपका जोरवे और चंदौली है इसमें क्या दो खास बातें हैं एक तो इनके आयताकार ताम्र कुठार मिलेंगे दूसरा तांबे की आपको छेनी मिल जाएगी और स्पेशली वो भी कहाँ पे चंदौली में। चंदौली में आपको तांबे की छेनी मिलेगी इसका मतलब क्या तांबे का प्रयोग होने लगा था। तांबे का प्रयोग किस स्तर पे हो रहा वो हमको ज्ञान मिलेगा। इसमें से आप ज्यादातर स्थल देखेंगे जब आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे वहां आपको कलेक्टर मिलेगा। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं जो पाषाणकालीन व्यवस्था है, धीरे-धीरे ताम्रपाषाण काल और उसके बाद हड़प्पा की व्यवस्था के साथ कैसे कनेक्टेड हो गई, ये हम समझेंगे। क्योंकि आप देखेंगे कल्चर किसी एक दिन में डेवलप नहीं होगा। इसी तरह जब हम हड़प्पा को देखेंगे, तो पहले इसके विचार थोड़े अलग होंगे कि ये कहीं और से आई सभ्यता थी, कुछ और लोगों ने सिखाया यहाँ के लोग। लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है, या जो आज की डेट की हिस्ट्री जिसके विषय में रिसर्च की जा रही है, उससे हम समझ पाते हैं कि कैसे एक व्यवस्था धीरे-धीरे बनी थी हड़प्पा। तो हड़प्पा की सभ्यता इतनी महान एक दिन में नहीं बनी। जो उसके क्षेत्रीय क्षेत्र हैं, उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनका योगदान बहुत बड़ा मिलेगा। इसीलिए हम इन स्थानों को डिटेल में देख रहे हैं। जो ताम्रपाषाण स्थल बाद में कनेक्टेड हो जाते हैं हड़प्पा सभ्यता से, उनको अगर हम समझ लें, उनकी व्यवस्था को समझ हड़प्पा की व्यवस्था को समझना ज़्यादा आसान हो। तो देखिए, जैसे हमने बात की चिराद की, हमने बात की नरहर की, हमने बात की राजगीर की, ये वो स्थल होंगे, जहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन व्यवस्था मिलेगी और बाद में ये कनेक्टेड कहाँ से हो जाएँगे? हड़प्पा से। अगर हम ताम्रपाषाण काल के 2 स्थल देखें, एक तो आपका आहार, आहार बहुत फेमस है और इसके कल्चर का पार्ट बहुत फेमस है। आहार में आप देखेंगे कि जो यहाँ के लोग हैं, पत्थर के बने घरों में रहेंगे। इनका जो काल है वो 2100 से 1500 ईसा पूर्व का काल है। कुल्हाड़ियों या फलकों का लगभग अभाव है। तो जो पत्थर की कुल्हाड़ियाँ हैं और जो फलक व्यवस्था है या फलक संस्कृति है, उस संस्कृति का आपको अभाव मिलेगा कहाँ पे? आहार में। सपाट कुल्हाड़ियाँ इनकी हैं, चूड़ियाँ और पत्थरें मिली हैं और ज़्यादातर प्रयोग किसका हो रहा है? तांबे का प्रयोग हो रहा है। आहार संस्कृति में पत्थर की कुल्हाड़ियाँ अब उपयोग में नहीं आ रही हैं, बल्कि उनके जगह तांबा मुख्य भूमिका में आ जा रहा है।
ताम्र पाषाण कालीन ये सभ्यता है, जिसमें पाषाण अपनी भूमिका खो रहा है, तांबा ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा है। एक चादर काँसे की भी पाई गई है, तो मतलब धातु गलाने की जो परंपरा है, वो भी कहीं न कहीं ये लोग जानते हैं। तार का जो एक पुराना नाम है, तामवंती नाम है। तामवंती नाम से हम अंदाज़ा ये लगा पा रहे हैं कि क्या इसका नाम इस वजह से तामवंती पड़ा क्योंकि तांबा इसकी मुख्य भूमिका में है। तांबे का प्रयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम देखें जो राजस्थान की बनाम घाटी का क्षेत्र, एक छोटा क्षेत्र मिलेगा लेकिन जो आहार और गिलिंद के क्षेत्र आपको मिलेंगे, वो क्या है 4 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र हैं। ये जो राजस्थान की बनाम घाटी का क्षेत्र है, ये भी आपको आहार संस्कृति का प्रभाव मिलेगा। लेकिन जो इसका गिलिंद का क्षेत्र और जो मुख्यतः आहार का क्षेत्र, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये, वो क्षेत्र आपको बहुत बड़े मिलेंगे, लेकिन जो अन्य बस्तियाँ मिलेंगी आहार के अलावा, वो छोटी मिलेंगी। देखिए, एक चीज़ आप यहाँ समझिए, आहार सबसे पहले एक क्षेत्र का नाम होगा। इस क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई, उसको कहेंगे आहार संस्कृति। अब यही संस्कृति धीरे-धीरे अन्य क्षेत्रों पे भी जाएगी, तो उन क्षेत्रों का हमसे नाम पूछा जाएगा, या हमको उस क्षेत्रों का नाम याद रखना होगा। इन्हीं नाम में आप देखिए कि आपका जैसे आप नाम घाटी का क्षेत्र, ये कौन-सी आहार सभ्यता का ही क्षेत्र है, लेकिन आहार स्वयं में भी तो एक क्षेत्र है। इसलिए आप समझिए कि आहार का जो क्षेत्र है वो बड़ा है, लेकिन जो उप क्षेत्र है या बनाम घाटी का क्षेत्र, वो आपको छोटा मिलेगा। इसी तरह से आप गिलुंद को अगर देख लेंगे, फेमस जो यहाँ का क्या है, तांबा है। गिलुंद में आपको जो तांबे के टुकड़े मिल रहे हैं, तांबा आपको बहुतायत में मिले, वो इस स्थल को इम्पोर्टेंट बना देता है। अगर हम मृदभांडों की बात करें, ताम्रपाषाण काल में मृदभांड देखने को, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है? जब हड़प्पा आप पढ़ेंगे, उनमें भी आपको मृदभांड मिलेंगे। तो मृदभांडों का अध्ययन हम अलग से करेंगे हड़प्पा सभ्यता में। तो देखिए, हमको क्या मिल रहा है? ताम्रपाषाण काल में एक तो चाक का प्रयोग मुख्य भूमिका में आ रहा है, तो हमको चाक के फिर बने बर्तन मिल रहे हैं। दूसरे रंगों का प्रयोग हो रहा है, अब हमको काले और लाल रंग के मृदभांड मिल रहे हैं और ये हमको कहाँ मिल रहे हैं ज़्यादातर? राजस्थान के क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। तो जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो बर्तन मिल रहे हैं, जो मृदभांड मिल रहे हैं, वो हाथ से ना बना के अब चाक पे बनाए गए हैं। दूसरा उन पे रंगों का प्रयोग किया गया है और वो रंग मुख्यतः कौन से हैं? काले और लाल रंग हैं। तो आप देखिए, सिंधु घाटी जब सभ्यता, उनमें भी आपको चाक का प्रयोग मिलेगा। उनमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आप ये समझेंगे कि वो एकदम से ऐसा बनाना सीख तो गए नहीं कहीं से। पीछे का आप व्यवस्था देखेंगे, तो जो बेस तैयार हो रहा है धीरे-धीरे, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, वो आप समझ पाएँगे और फिर आप देख पाएँगे कि किस तरह से वो व्यवस्था बनी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ के लोग जो टोटी वाले जलपान, इनका प्रयोग करेंगे। तो ज़्यादातर लोग आपको क्या कहेंगे कि टोटी वाली जलपात्र जो है वो किसी धर्म से कनेक्टेड है। लेकिन हम महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में देख रहे हैं, तो जो टोटी वाले जलपात्र हैं, इनको प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज किसी व्यवस्था को, किसी पद्धति को इसलिए अपनाता है क्योंकि वो उसके लिए उपयोगी होगा। मतलब वो उस क्षेत्र में उसका उपयोग करेगा, इस वजह से क्योंकि उससे उसको बेनिफिट मिलेगा। आप जैसे अरब क्षेत्रों में देखिए, अरब क्षेत्रों में मुँह पे कपड़ा बाँधने का एक रिवाज है। एक सबसे प्रमुख कारण क्या है? जियोग्राफी, क्योंकि वहाँ इतनी धूल उड़ती है, इस तरह से हवाएँ चलती हैं। अगर वो ना ऐसा करके रखें, तो कहीं न कहीं उनके शरीर पे इसका नुकसान ज़्यादा देखें। वो एक तो धर्म का पार्ट उसको बाद में बनाया गया है, लेकिन उससे पहले वो कल्चर का पार्ट है। कल्चर को डिसाइड करने में ज्योग्राफी की अपनी प्रमुख भूमिका होगी। तो टूटी वाले जलपात्रों की हम बात कर रहे हैं कि ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार के लोग प्रयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो लोग हैं, चित्रित मृदभांडों का भी प्रयोग कर रहे हैं और जबकि पूर्वी भारत में आप देखें, मृदभांड आपके कम मिलेंगे। उसके बाद राजस्थान का या फिर पश्चिमी भारत का जो क्षेत्र, वहाँ पे आपको मृदभांड ज़्यादा मिलेंगे और वो भी क्या चित्रित ज़्यादा मिलेंगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र या पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र या जो अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ के लोग आप देखेंगे पशुपालन और खेती इसको प्रमुख भूमिका में ले आएँगे। और पशुपालन और खेती की व्यवस्था ज़्यादा डेवलप कहाँ मिलेगी आपको? सबसे पहले कहीं न कहीं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है। ये लोग क्या कर रहे हैं? गाय, भेड़, बकरी, सूअर, भैंस, हिरण इनका शिकार भी कर रहे हैं। इनको पाल भी रहे हैं। उसके साथ-साथ आपको ऊँटों के भी अवशेष मिलेंगे मतलब कहीं न कहीं ऊँट का भी ये लोग प्रयोग करेंगे।
देखिए, राजस्थान के क्षेत्र में ऊँट का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी आवश्यकता है, कि वो जानवर है जो उस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है। आपको ऊँट का प्रयोग भी ज़्यादा देखने को मिलेगा और आप ध्यान रखेंगे जब हमने राजस्थान वाले क्षेत्र को पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि पहले ये क्षेत्र इतना सूखा नहीं था। मतलब जिस तरह का राजस्थान का क्षेत्र आपको आज देखने को मिलता है, उस तरह का राजस्थान का क्षेत्र आपको हमेशा से देखने को नहीं मिलेगा। तो ऊँटों का प्रयोग तब ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब राजस्थान में सूखा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हम एक तरह से किसी जानवर के प्रयोग से ये समझ पा रहे हैं कि उसकी जलवायु कैसे बदल रही है उस क्षेत्र की। यहाँ पे अभी भी आप ध्यान रखें, जो घोड़े का प्रयोग वो आपको नहीं मिलेगा। घोड़े के प्रयोग के विषय में जब आप सिंधु घाटी भी पढ़ेंगे, तो आपको एक स्थान मिलेगा लोथल, वहाँ से कुछ न कुछ इसकी मूर्तियाँ वगैरह मिलेगी। लेकिन घोड़ा आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी केंद्रीय भूमिका में नहीं मिलेगा। इसी तरह से जब हम ताम्रपाषाण काल के लोगों को देख रहे हैं, तो ये लोग भी घोड़े को मुख्य भूमिका में नहीं रख रहे हैं। घोड़े की आपको या कुछ जगहों पे मिल सकती है, कुछ मूर्तियाँ हो सकता है 1-2 मिल जाए, लेकिन ये केंद्रीय भूमिका में थे, इस तरह का कोई प्रमाण हमको नहीं मिलेगा। बाद में देखेंगे आपको अश्व केंद्रित व्यवस्था मिलेगी और अश्व केंद्रित व्यवस्था ज़्यादा कब आपको जब आपके युद्ध ज़्यादा हों। युद्ध में घोड़े की भूमिका सबसे ज़्यादा बनेगी। जब आपकी राज्य व्यवस्था बनेगी, जब आपका साम्राज्य व्यवस्था मिलेगी, या आपका जनपद का काल मिलेगा, तो उसमें आपको घोड़े का प्रयोग प्रमुख भूमिका में देखने को। ताम्रपाषाण काल के लोगों में अगर हम देखें तो गेहूँ, चावल और बाजरा ये लोग मुख्यतः उगा रहे हैं। मसूर, उड़द भी उगा रहे हैं, मटर भी पैदा कर रहे हैं। आपका जो खाद्यान्न है, ये विभिन्न फसलों को उगा रहे हैं। और अगर हम एक स्थान देखें, तो आपका नौदा टोली है। नौदा टोली कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और ये नर्मदा नदी के तट पे स्थित है। यहीं पे आपको सभी अनाज पाए जा रहे हैं। बहुत सारे अनाज आपको नर्मदा तट नदी के तट पे मिलेंगे। आपने अगर पुराने वीडियोज़ देखे होंगे तो नर्मदा तट की हमने जब बात की थी, जब मनुष्य समाज का उद्भव आपको भारत में देखने को मिल रहा था, वो कहाँ मिल रहा था? नर्मदा नदी के तट पे। जो पशुपालन का प्रमाण है वो कहाँ मिल रहा था? नर्मदा घाटी। सभ्यता के विकास में नर्मदा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ये आप देखेंगे। दूसरे आप नर्मदा घाटी के क्षेत्र में ही देखें, आपको कहीं न कहीं कपास उगाने के भी प्रमाण मिलेंगे। और यहाँ कपास क्यों इतना उगाया जा रहा था? क्यों? क्योंकि यहाँ जो मिट्टी है, वो इसके लिए एक अनुकूल वातावरण बना रही है। मिट्टी वहाँ की जियोग्राफी फिर से एक ऐसा अनुकूल वातावरण बना रही है, जिससे एक कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है या एक व्यवस्था का डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कहाँ पे? कपास का प्रयोग हो रहा है, नौदा टोली में। और कपास लोग उगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ की मिट्टी ऐसी है, जो उसको इस योग्य बना रही है, लोग कपास पैदा कर पाएँ। तो जो राजस्थान की बनास घाटी का क्षेत्र, वो छोटी है, आहार और गिलुन बड़ा है, ये हमने अभी पीछे भी देख लिया। अगर हम पश्चिमी महाराष्ट्र में देखें, इसका एक क्षेत्र है इनाम गाँव। इनाम गाँव बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढे वाले मकान मिलेंगे। इनाम गाँव में कुछ ऐसी व्यवस्था आपको देखी, जो बाद की सभ्यताओं को डायरेक्शन प्रदान करेगी। लीडिंग रोल अदा करेगा इनाम गाँव सभ्यता के विकास में। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? एक 5 कमरों वाला मकान मिलेगा, इनाम गाँव में। उसके बाद किलाबंद व्यवस्था, खाई से घिरी हुई व्यवस्था, ये सब हमको देखने को मिला। मतलब कि किसी बस्ती की सुरक्षा के लिए किले जैसी व्यवस्था बनाई जाए, कि चारों तरफ खाई जैसी व्यवस्था बनाई जाए, ये हमको कहाँ से देखने को मिलेगा? इनाम गाँव में। आप क्या देखेंगे, जो एक प्रशासनिक व्यवस्था का विकास होगा आने वाले समय में, उसको कहीं न कहीं क्या ये बेस प्रदान कर रहा है। हमको प्रारंभिक स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलता है? इनाम गाँव में। हमको यहाँ क्या मिल रहा है? 100 से अधिक घर मिल रहे हैं। अब जो आपका समाज है, वो आपका बड़ा हो रहा है। कब्रें मिलेंगी, कोठार मिलेंगे, अनाज के लिए जो इस्तेमाल हो रहे हैं। बुर्ज होम में आपने देखा था, वहाँ पे हमारा विवाद था कि जो आवास मिल रहा है, वो ज़मीन के अंदर, का प्रयोग शायद वो लोग रहने के लिए भी करते हो, चाहे वो अनाज रखने के लिए भी करते हों। और उसमें भी हम देख रहे थे, क्योंकि ये कृषि केंद्रित सभ्यता नहीं थी, इस वजह से अनाज वाला फैक्टर कट जाता है। लेकिन इनाम गाँव में हम देख रहे हैं, जो खान मिल रहा है अनाज रखने के लिए, वो ये तय कर रहा है कि कहीं न कहीं अब ये व्यवस्था पूरी तरह से कृषि व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो चुकी है और कृषि इनकी मुख्य भूमिका में है। ये पशुपालन और आखेट, ये साथ-साथ चलेंगे। लेकिन आप धीरे-धीरे क्या देखेंगे, आखेट डाउन हो जाएगा, पशुपालन का कृषि के साथ कनेक्शन हो जाएगा, पशुओं का उपयोग कृषि में होने लगेगा और कृषि व्यवस्था क्या होगी, उन्नत मिलेगी आपको। अगर हम ताम्रपाषाण काल की कला और शिल्प को देखें, तो हमको मालवा में क्या मिल रहा है? चरखी और तकलियाँ मिल रही हैं। महाराष्ट्र में हमको क्या कपास, सन और सीलम जैसी व्यवस्था मिल रही है। पत्थर और तांबे से हमको शिल्पकर्म मिल रहा है। मालवा और मध्य प्रदेश की कई बस्तियाँ, जैसे कैथा और एरण को अगर हम देखें, तो हमको मिलता है कि ये बस्तियाँ बहुत पहले की हैं।
वहीं हम महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में अगर हम देखें, ये बस्तियाँ हमको बाद की मिलती हैं। इन बस्तियों में अगर हम देखें, पूर्वी भारत में हमको चावल और जबकि पश्चिमी भारत में आप देखें कि जौ और गेहूँ खूब उगाया जाएगा। मतलब पूर्वी भारत के क्षेत्र में आपको चावल की खेती ज़्यादा देखने को मिलेगी। पश्चिमी भारत के क्षेत्र में आपको गेहूँ और जौ की खेती ज़्यादा देखने को। इसके अलावा आप देखिए जो पश्चिमी भारत की बस्तियाँ हैं या मध्य भारत की बस्तियाँ हैं, रायथा और हिरण सभ्यता को फ़ॉलो कर रही हैं, वो आपको पहले की मिलेंगी। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो बस्तियाँ मिलेंगी, वो आपको बाद की बस्तियाँ मिलेंगी। तो महाराष्ट्र के लोग हैं, ये मृतक को कलश में रखकर अपने फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते हैं। इसके अलावा जो इनाम गाँव में उनको मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जबकि राजस्थान में वृषभ की मूर्ति मिली है। तो राजस्थान और मालवा का क्षेत्र है, वहाँ हमको क्या मिल रहा है? वृषभ केंद्रित व्यवस्था है और यहाँ हमको क्या? मातृ देवी केंद्रित व्यवस्था है, क्योंकि हमको मातृ देवी की मूर्ति मिल रही है। अब हम इसको इससे क्या है, किसी समाज की जो धार्मिक मान्यता है, उसके विषय में ज्ञान मिलता है। यहाँ वृषभ देख सकते हैं आप पूजनीय स्थल पे है और यहाँ पे मातृ देवी। तो हमको ये मिलेगा कि किस तरह की व्यवस्था इस समाज में मिलेगी और इससे हम क्योंकि दशा का भी अंदाजा कहीं न कहीं लगा पाएँगे। देखिए, जो आपका पश्चिमी महाराष्ट्र का चंदौली है और नेवासा है, यहाँ क्या मिल रहा है आपको कि कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है। मतलब जो बच्चों की प्रिय वस्तु रही होगी, इसका ये लोग उपयोग करते रहे होंगे अपने जीवित रहने पे, उनको इनके गले में पहना के दफनाया गया है। अब इसमें आपको 2 तर्क मिलेंगे। एक तो आपका मृत्यु के बाद का जीवन है, कुछ ऐसी मान्यता। दूसरे आपको कहीं न कहीं टोना-टोटका जैसी व्यवस्था भी मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा पाएँगे कि समाज में आडंबर भी बढ़ रहे हैं और मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु के बाद भी इंसान कुछ एक्टिविटी को करता है, उस तरह की मान्यता आपको देखने को मिलेगी। इनाम गाँव में आप देखेंगे कि एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबों के साथ दफनाया गया है, कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है। अब आप क्या देखिए, आपकी कब्र होंगी, तो आपकी लोगों को दफनाए जाने की व्यवस्था होगी, उसमें क्या है दैनिक उपयोग की वस्तुएँ और कहीं न कहीं वो वस्तुएँ जो आपकी वैभवता को ये दिखाते हैं कि आप कितने संपन्न हैं, उन वस्तुओं को कहीं न कहीं बनाया जाने लगेगा। हमको कैथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन, 29 कंगन तो अद्वितीय ढंग की घड़ियाँ मिली हैं, डेटाइट और कार्नेलियन पत्थरों की गुलियों के हार मिले। कैथा सभ्यता से या कैथा क्षेत्र से हमको क्या मिल रहे हैं? तांबे के कंगन मिल रहे हैं, कुल्हाड़ियाँ मिल रही हैं और पत्थरों से गोलियों के हार मिल रहे हैं। पत्थर का प्रयोग अब आपको साज सजावट के लिए भी देखने को मिल रहा है और उनको गोल बनाया जा रहा है। मालवा और मध्य भारत की कई बस्तियाँ, कैथा और एरन ये सब फर्स्ट स्टेज की है, मतलब ये शुरुआती चरण की है, जबकि पश्चिमी महाराष्ट्र और पूर्वी भारत की बस्तियाँ क्या है? बाद की। ये बात हमने पीछे भी देखी कि हमको मालवा के क्षेत्र में बस्तियाँ पहले की मिल रही हैं, जो महाराष्ट्र का क्षेत्र, पूर्वी भारत का क्षेत्र है, वहाँ हमको बस्तियाँ बाद की मिल रही है। अगर हम गणेश्वर स्थलों की बात करें, तो इनका काल क्या है 2800 से 2200। तो राजस्थान में जो खेती तामपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र, यहाँ चूँकि तांबे की हमको खानें मिलती हैं, तो इन खानों से क्या हो रहा है, गणेश्वर स्थल कहीं न कहीं ताम्र केंद्रित व्यवस्था बन जा रहा है। तांबे का उपयोग यहाँ ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है और वो क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि क्षेत्र के आस-पास तांबा इनको आसानी के साथ मिल रहा है। आप खिचड़ी की खान देखेंगे अगर, खिचड़ी की खान में भी आपको तांबा मिलेगा। उस तांबे का भी उपयोग ये लोग कहीं न कहीं करेंगे। गणेश्वर स्थल की जो मुख्य भूमिका है, क्योंकि ये हड़प्पा के आस-पास का क्षेत्र है और हड़प्पा में जो तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति होगी, वो ये गणेश्वर स्थल के लोग ही करेंगे। तो आप इंटरकनेक्शन बना के चलिए, दैमाबाद से वो लोग क्या सीख रहे हैं, अब ये लोग गणेश्वर स्थल से क्या सीख रहे हैं। इसी तरह अलग-अलग स्थानों से कोई न कोई व्यवस्था, कोई न कोई पद्धति वो लोग सीखेंगे और ओवरऑल जो संस्कृति बनेगी, वो हड़प्पा सभ्यता में वो देखने को मिल जाएगी। गणेश्वर स्थल को क्या कहते हैं? प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति, मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले एक ऐसी ताम्रपाषाण संस्कृति है गणेश्वर स्थल। एक ऐसी संस्कृति हमको डेवलप हुई मिल रही है जो कहीं न कहीं बेस दे रही है किसको? हड़प्पा को। और इसमें भी आप देखेंगे कि कौन-सी संस्कृति ज़्यादा बड़ा बेस प्रदान करेगी। तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, उस सभ्यता में कौन-सा कल्चर ज़्यादा मुख्य भूमिका में होगा और वो कल्चर एडॉप्ट कहाँ से? क्योंकि जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, आपके इतिहासकार हैं बहुत, वो इसी चीज़ को बार-बार उठाएँगे कि जो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फीचर है, किस क्षेत्र से, उसी के बेसिस पे सिंधु घाटी सभ्यता को कई लोग देसी सभ्यता या मान कहते हैं कि मेसोपोटामिया जैसी सभ्यता
का विस्तार है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे कि किस क्षेत्र से कौन-सी व्यवस्था सिंधु घाटी पहुँच रही है। हेमावत वाली व्यवस्था आपने देखी थी। अब देखिए जो गढ़वाल स्तर के लोग हैं, तो ये खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ कार्य जीवन भी जी रहे हैं। अब कृषि भी इनके व्यवसाय में है और शिकार करना भी। अगर हम हड़प्पा सभ्यता से पहले की सभ्यता देखें, तो क्या है आपकी ताम्रपाषाण काल की सभ्यता है। तो हमको 2-3 स्थान ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलते हैं। एक आपका राजस्थान में कालीबंगा है, एक आपका हरियाणा में बनावली है और उसके बाद आप देखेंगे जो सिंध क्षेत्र है, उसमें आपको क्या मिल रहा है? कोट दीजी। ये वो सबसे ज़्यादा योगदान करेंगे किसके? हड़प्पा सभ्यता के विकास में। और अभी आपने गणेशोत्सव संस्कृति देखी थी। आप ध्यान रखिए वो संस्कृति थी। अभी हमने किसकी बात की? स्थानों की बात की। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा की बनावली, सिंध में कोट दीजी, ये सब वो स्थल हैं जो एक बहुत बड़ा बेस प्रदान करेंगे किसको? हड़प्पा सभ्यता को। और इनके विषय में कहा जा रहा है कि दरअसल ये हड़प्पा के पहले की ही सभ्यता है। बस ये ताम्रपाषाण काल की सभ्यता माना गया है। और ये है वास्तव में हड़प्पा के जस्ट पहले की सभ्यता है। तो ये बेस देंगे किसको? हड़प्पा सभ्यता को। अगर हम कैथा संस्कृति के विषय में देखें, तो ये संस्कृति आपको मिलेगी हड़प्पा के समकाल की संस्कृति मिलेगी। कौन-सी संस्कृति? कैथा संस्कृति। अगर हम मालवा संस्कृति देखें, तो ये मिल रही है एक तो नौदा टोली, एरन और नगदा में मिल रही है और ये कब की सभ्यता है? 1700 से 1200 ईसा पूर्व की। और ये भी कहीं न कहीं आपको हड़प्पा के साथ-साथ सभ्यता मिलेगी। लेकिन जो मालवा संस्कृति का सबसे खास चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट उसको बनाती है, इसका हड़प्पा से संपर्क नहीं। मतलब एक ऐसी सभ्यता हड़प्पा के पैरेलल में चल रही है, किसी दूसरे क्षेत्र में इसका हड़प्पा से कोई कनेक्शन नहीं था। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी जोरवे संस्कृति, जो आपकी 1400 से 700 ईसा पूर्व की सभ्यता है, वो क्या है? कोंकण के अलावा सारे महाराष्ट्र में मिल रही है। सिंध का जो क्षेत्र है, अमरी और कुर्दिजी, बलूचिस्तान, राजस्थान, जहाँ आपका गणेश्वर स्थल है और कालीबंगा का क्षेत्र है, ये सारे स्थान क्या बन जाएँगे? एक बेस तैयार कर देंगे किसके लिए? हड़प्पा सभ्यता के डेवलपमेंट के लिए। अब अगर हम ताम्रपाषाण कालीन अवस्था का महत्व देखें, तो हमको क्या-क्या फैक्टर मिलते हैं? एक तो ये हड़प्पा के पहले, साथ और बाद में मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पहले भी हैं ये, साथ में भी है, बाद में भी है और कुछ ऐसे स्थान भी मिलेंगे, जबकि मालवा संस्कृति, जिनका कनेक्शन भी नहीं है कोई हड़प्पा से। दूसरे आप देखेंगे, जो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और घने जंगल वाले क्षेत्र, वहाँ ये सभ्यता नहीं मिल रही है। इनकी जो बस्तियाँ हैं, वो सामान्यतः क्या हो रही है? नदियों के तट पे बसाई जा रही है और पहाड़ियों से कम दूरी पे है। इसका जो अंदाजा लगाया जाता है कि नदियों के तट पे ये लोग रहेंगे और जैसे ही नदियों में बाढ़ आएगी या बारिश का मौसम आएगा, ये लोग क्या हो जाएँगे? पहाड़ी क्षेत्रों पे चले जाएँगे। तो आप विंध्य क्षेत्र को देखें, यहाँ पे आपको ये व्यवस्था सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहाँ पे लोग नदियों के किनारे रहेंगे, जैसे ही बाढ़ आएगी, ये लोग पहाड़ पे चले जाएँगे। इसी में आप देखेंगे, तो आपके कुछ क्षेत्र हैं जैसे आपके मैदाहा, ये सारे क्षेत्रों के विषय में यही चर्चा की जाती है कि ये लोग स्थानीय निवासी थे कि नदी के तट पे रहते थे, परमानेंटली रहते थे या फिर जैसे ही बारिश का मौसम आता था यहाँ से चले जाते। जब मौसम परिवर्तन के साथ उस स्थान को छोड़ देते थे, उस पे बहस मिलती है आपको। ताम्रपाषाण के लोग क्या करेंगे? चित्रित मृदभांडों का प्रयोग करेंगे और शायद यही सबसे पहले लोग हैं जो चित्रित मृदभांड का प्रयोग करेंगे। शव दफनाने की अलग-अलग परंपराएँ अपनाएँगे। कभी ये पूर्व-पश्चिम शव को दफनाएँगे और कुछ स्थानों और कुछ स्थानों पे उत्तर-दक्षिण में ये शव को दफनाएँगे। तो ताम्रपाषाण काल में बड़े-बड़े गाँव बसा जाएँगे। नवपाषाण काल में आप देखेंगे कि गाँव बसाने की परंपरा प्रारंभ हो जाएगी। ताम्रपाषाण में क्या हो जाएगा? वो गाँव ज़्यादा बड़े-बड़े हो जाएँगे। जो आपके मध्य प्रदेश की कैथा और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गाँव है, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? किलेबंदी मिलेगी। बस्तियों को किले के रूप में बनाया जाएगा, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। मतलब बाहरी आक्रमण भी हो रहे हैं, साम्राज्य विस्तार जैसी व्यवस्था कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेगी। आपको शवाधान की अलग-अलग परंपराएँ मिलेंगी, जिसमें आपको संपूर्ण समाधान भी मिलेगा, आपको आंशिक समाधान भी मिलेगा। ताम्रपाषाण काल में जो शवाधान की परंपरा है, उसमें भी परिवर्तन आपको देखने को विलुम्न जैसा क्षेत्र अगर आप देखिए, इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो आपको ईंटों के मकान मिल रहे हैं और आहार जैसा वही क्षेत्र आप देखिए, यहाँ आपको क्या मिल रहा है? पत्थर के बने मकान मिल रहे हैं। तो अब मकान में एक डेवलपमेंट का भी पार्ट आ रहा है, अलग-अलग सामग्री से मकान मिलेंगे। मिलिंद के क्षेत्र में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो मकान मिलेंगे वो आपको क्या कच्ची ईंटों के मिलेंगे। यहीं आप जब जाएँगे हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ मकान आपको क्या मिलेंगे? पक्की ईंटों के मिलेंगे। और इनके बारे में कहा जाता है कि पश्चिम भारत में जैसे आपने देखा पीछे भी, कि धीरे-धीरे वर्षा क्या हो गई? कम हो गई। 1200 ईसा पूर्व के आसपास ये सभ्यता वर्षा की कमी के कारण ही समाप्त हो गई। जबकि
पूर्वी भारत में जब हम देखेंगे क्योंकि यहाँ वर्षा की कमी हुई नहीं, तो ये सभ्यता कब तक जारी रही? दूसरी सदी तक जारी रही। तो दूसरी सदी तक ऐसी व्यवस्था मिली जिसमें तांबा और पाषाण दोनों एक साथ प्रमुख भूमिका में रहे हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति की जो दुर्बलताएँ मतलब जिस चीज़ों का ये लोग उपयोग कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए, वो क्या है अगर हम देखें, तो ये लोग पशु तो पाल रहे हैं, लेकिन उसके दूध का उपयोग नहीं कर रहे हैं। पशुओं को दूध के लिए नहीं पाल पा रहे हैं। उनका कहीं न कहीं परिवहन के रूप में, मांस के रूप में, सुरक्षा के रूप में या संपत्ति के रूप में सृजन कर रहे हैं। लेकिन उनके दूध का उपयोग नहीं कर रहे हैं। हल और फावड़ा नहीं मिला यहाँ। मतलब ये लोग स्थानीय खेती नहीं कर रहे हैं, झूम खेती कर रहे हैं। कि पहले एक स्थान पे खेती कर रहे हैं, फिर दूसरे स्थान पे खेती कर रहे हैं, फिर तीसरे स्थान पे खेती कर रहे हैं। अब यहाँ आपको एक डाउट होगा, ये लोग तो अब अस्थायी लोग बन गए, अस्थायी निवास कर रहे हैं। ये झूम खेती कैसे कर पा रहे हैं? इनका निवास का स्थान एक है, लेकिन जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में ये कभी पहले वाले क्षेत्र पे खेती करेंगे, फिर दूसरे वाले पे करेंगे, फिर तीसरे पे करेंगे, फिर पहले पे जाके करेंगे, फिर दूसरे पे करेंगे। तो इस तरह से पैटर्न में ये लोग खेती करेंगे। ये हम क्या कह रहे हैं? ये लोग झूम खेती कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी निवासी, ये बात आप ध्यान रखें। फिर हम देख रहे हैं कि इनकी खाद्य उत्पादक व्यवस्था तो है, लेकिन इसके बाद भी जो यहाँ बच्चे हैं, वो बड़ी संख्या में मर रहे हैं क्योंकि हमको कई-कई बच्चे एक साथ क्या शव मिल रहे हैं, इनको दफनाया गया है। तो हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एक अच्छी खाद्य उत्पादक व्यवस्था होने के बाद भी यहाँ जो शिशु मृत्यु दर है, वो बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा आप देखिए, ये लोग खासा बनाना नहीं जानते। जबकि तांबा और टिन इनके पास दोनों इंडिविजुअली अवेलेबल है। तांबा इनकी मुख्य भूमिका में है, लेकिन इनको गला के निश्चित करके ये लोग कांसा बनाना नहीं जानते। यही चेंज आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? हड़प्पा में। जब वो लोग कांसा बनाएँगे। ग्रामीण लोग हैं ये लोग, तो ग्रामीण सभ्यता है। लेकिन जो लेखन कला है, वो नहीं जानते ये। सिंधु घाटी सभ्यता में ये आप देखेंगे, तो लेखन कला का ज्ञान है। उन्होंने लिखा तो कुछ है, वो चित्र के रूप में या शब्दों के रूप में कैसे लिखा है, वो अलग बात है। लेकिन लिखने की जो व्यवस्था है या लिखने का जो ज्ञान है, वो उनके है। उनकी लिपि को हम नहीं पढ़ पाए, हम ये नहीं पढ़ पाए कि उन्होंने लिखा क्या है। लेकिन उन्होंने लिखा तो है, ये चीज़ हमको पता है। ये सारे परिवर्तन आपको धीरे-धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलेंगे। इसका बेस बनाएगा ताम्रपाषाण काल। अगर हम देखें, तो ताम्रपाषाण निधियाँ हैं और जो गैरिक मृदभांड की अवस्था है, उसके विषय में देखें, तो पूरब से बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात, हरियाणा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश इन सारे जगहों पे आपको ताम्रपाषाण की निधियाँ मिलेंगी। निधियाँ मतलब तांबे की वो वस्तुएँ जो ज़मीन में दब गई हैं या किसी क्षेत्र विशेष में दब गई हैं, बस्ती में दब गई हैं, जो हमको आज के रूप में मिल रही हैं। अगर हम देख रहे हैं कि जो बंगाल का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र, इन सारे जगहों पे हमको ताम्रपाषाण निधि मिल रही है। लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी कहाँ मिल रही है, तो आप क्या बोलेंगे? मध्य प्रदेश का जो मुंगेरिया है, यहाँ से आपको सबसे बड़ी मिल रही है। उसके बाद अगर हम देखें जो गैरिक मृदभांड संस्कृति का काल है, तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास है, उसमें हम देखेंगे हरियाणा और राजस्थान, यहाँ की सीमा पे स्थित एक जोधपुर जो है, वो इसको कहीं न कहीं लीड कर रहा है। और गैरिक मृदभांड काल के विषय में हम जानेंगे कि हड़प्पा के समकालीन है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के साथ ही इसका विकास हो रहा है। और इसी वजह से हम देखेंगे कि इनका आदान-प्रदान, तो जो इनका लेन-देन होगा, वो हड़प्पा सभ्यता के साथ भी होगा। गैरिक मृदभांड संस्कृति का जब काल देखें, तो ध्यान रखेंगे कि जोधपुर क्षेत्र में ये विकसित हो रहा है, हरियाणा और राजस्थान का इम्पोर्टेंट रोल है। हड़प्पा के समकालीन है और इनका लेन-देन किससे चलेगा? हड़प्पा सभ्यता से। तो इस वाले वीडियो में हमने एक मोटा-मोटा बेस तैयार कर लिया हड़प्पा सभ्यता के विषय में। आने वाली वीडियोज़ में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब डिटेल से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि जो संस्कृति का पार्ट है, जो उनके कल्चर का पार्ट है, जो उनके एडवांसमेंट का पार्ट है, वो धीरे-धीरे वो क्षेत्रीय स्थानों से लेके आए। तो वहीं पे जब आप हड़प्पा को नगर केंद्रित सभ्यता के रूप में पढ़ेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो इनकी ग्रामीण बस्तियाँ हैं या इसके जो ग्रामीण क्षेत्र है आस-पास, उसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो ये वीडियो आपको एक प्रॉपर बेस दे पाएगी, मुझे पूरी संभावना है। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। आपका हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।